आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं और क्विक रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को देख लें मल्टीपल टाइम और आप आराम से पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कर सकें, भारतीय संविधान के सारे क्वेश्चन कर सकें। मैं दोबारा बता दूं, यूथ कंपटीशन टाइम की ये पुस्तक है, न्यू एडिशन है ये और एनसीईआरटी बेस्ड पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसका सेकंड पार्ट हम लाने अब जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 42 मिनट्स का था, तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बताए हैं, तथ्यों की बौछार कर दी है मैंने, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिलने जा रहा है, सिर्फ हूबहू किताबों की लाइन को पढ़ा नहीं गया है। तो अब आप तय करिए कि आपके एग्जाम में कितना आएगा, और जो हवा में है वो तय करें ना करें उससे मतलब नहीं, कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग ज़रूर तय करें जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले। ये प्रॉमिस है कि मेरे पढ़ाए हुए में से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। और जिनको ज़्यादा आता हो या जो बहुत तेज़ हों, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एग्ज़ाम और स्कोर शेयर करें ताकि हम भी उनसे प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। जो तेज़ हैं वो और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और लोगों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्यों, क्या कमी रह गई, क्या और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके सारे सुझाव, सारी एडवाइसेस और सारी कंप्लेंट्स को हम दिल से लेंगे और उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो यदि लोग जो ईमानदार चुनकर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो दोषपूर्ण संविधान को क्या बना देंगे, सर्वोत्तम। किसने कहा था, अम्बेडकर ने। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, नेहरू ने किया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो हमारा सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं, हमारा सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। चलिए, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है कौन सा, सहकारी संघवाद। किसने कहा था सहकारी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, कि केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों में क्या होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि रिवीजन पॉइंट चल रहा है, जो हमने कल पढ़ा था उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तेजी से चल रहे हैं, आगे से स्लो होगा। चलिए, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। कब अलग किया गया था, 1937 में। बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था। अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास एक अंतिम अधिकार था 1935 वाले में, क्या, कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां होंगी। अच्छा, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था किसने, एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। आपको उनकी पत्रिका वैंगार्ड जरूर याद होगा। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सम्मेलन में सबसे पहले भारतीय यही पहुंचे थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, लेकिन 26 जनवरी 1950 से ये क्या हो गया, गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए कि 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि कौन होगा। चलिए, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को सबसे पहले कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909। आपको पता होगा मुस्लिमों को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। आगे, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में बनी थी सुप्रीम कोर्ट। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा के कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ था, संविधान सभा के तहत। और संविधान सभा किसके तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन के तहत, जो कब आया था भारत में, 24 मार्च 1946 को। चलिए आगे देख लेते हैं, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता था किसके नाम से, मॉडल मिंटो सुधार के नाम से। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष के पद को सृजित किया गया है कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है किसने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने, ठीक है।
बता चुका हूँ। 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को पारित हो गया, जॉर्ज सिक्स ने साइन किया था। आगे देख लेते हैं। किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार मिला था। न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। उसके बाद कौन? ऑस्ट्रेलिया। 1893 में न्यूजीलैंड, 1894 में ऑस्ट्रेलिया। चलिए, लेकिन सीमित लोगों को ही उनकी संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। याद रखना है इस चीज को भी। आगे फिर संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके हाथ, किस दस्तावेज के हिसाब से चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 3/4 हमने यहीं से लिया है, या 70% के आसपास हमने, हमारा संविधान यहीं से आया है। आगे देख लेते हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919। जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। कहाँ नहीं बना था भैया? बंगाल और पंजाब में। बता चुका उसको पहले भी। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल की को समाप्त किया गया था। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स 1774 में। वह एक्ट जिसके द्वारा कलकत्ता में यानी बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773, लेकिन स्थापना हुई कब थी? एक्ट 73 का स्थापना हुई थी 74 में। आगे हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा किसी अन्य बात से बंधे नहीं। तो किसने कहा था? जिन्ना ने, कायदे आजम। फिर 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ? बंगाल में। पंजाब में भी वही हाल था। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो किसने, कौन सा अधिनियम? चार्टर एक्ट अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। फिर अगला, एक भारत प्रशासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। क्या नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान वाली बात मैं ऊपर ही कर चुका हूँ। ठीक है, लिखित संविधान के लिए बात 1935 में नहीं कहा गया था। आगे देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वयं शासन का जनक कौन है? रिपन। बता चुका हूँ चीज को, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे से हम लोग स्लोली और आराम से एक्सप्लेन करते हुए नए नए तथ्यों को जानेंगे। ये तो कल जो हमने पढ़ा था वही चीज का रिवीजन था, एक प्रकार से रिकैप था। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो ये 1880 से लेकर के 1884 तक ये वायसरॉय थे। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो अब आते हैं भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण था। इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान एक साथ, एकल संविधान है हमारे यहाँ पूरे राज्यों का और देश का एक ही संविधान है, इसीलिए इतना बड़ा संविधान हमारा है। 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 22 भाग। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, मूल रूप से 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में 12 है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। बता चुका हूँ इसके बारे में। अंतरिम सरकार के बारे में आपको याद रखना है कि घोषणा हुई थी 24 अगस्त को। ठीक है, घोषणा वाली तिथि है। सितंबर में सरकार ने काम करना शुरू किया था। नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के। और अध्यक्ष कौन था? गवर्नर जनरल वायसरॉय, जो भी तत्कालीन रहा हो वही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, नेहरू, इन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखना है। क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा गया, यूपी SSSC PET में। ठीक, नेहरू के बारे में और भी चीजें जानेंगे बाद में। अच्छा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। इस चीज को भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 24 मार्च 1946 को संविधान, जो एक कैबिनेट मिशन होता है, ये भारत आता है। 3 लोग होते हैं, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक,
उसी के आधार पर संविधान सभा बनने की बात होती है। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को। पहले अध्यक्ष या पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, उसमें राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसके बाद 13 दिसंबर को जो है नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। और उसी दिन एक निर्णय ये भी होता है कि संविधान सभा क्या करती है, वो एक प्रस्ताव पारित करती है। उसमें कहा जाता है कि एक संविधान देना है। कि संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और 22 जुलाई वाली जो डेट है, 22 जुलाई 1947 को ये झंडे को हमने स्वीकार किया था, तिरंगे झंडे को। इस चीज़ को भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। 22 जुलाई है, वो 22 जनवरी है। फिर पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई को पेश हुआ वहाँ के संसद में, 18 जुलाई को पारित हुआ। जॉर्ज 6 ने क्या किया, इस पे साइन किए थे। और प्रधानमंत्री कौन था उस वक्त? इटली किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। आगे देख लेते हैं, इटली किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का। इसको बता चुका हूँ पहले भी आगे, बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। फिर संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है किसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का पूर्वगामी माना जाता है। देखिए 1935 के बारे में आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साइमन कमीशन ने बहुत कुछ स्टडी किया। उसके बाद फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। उसके बाद जा करके इस पर सहमति बनी भारत सरकार अधिनियम 1935 पे। इन सभी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि प्रांतों को दे दी गई थी स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता यहीं पर आ गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन लग गया था, इस चीज़ को याद रखना है। और उसी के बाद उसको नेहरू ने क्या कहा था कि हमें तो एक कार दे दी गई है लेकिन उसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। और गुलामी का दूसरा प्रतीक कहा था इन्हें इसी एक्ट को, ठीक है। गुलामी का दूसरा प्रतीक क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय उस वक्त कहाँ था? कलकत्ता में था। 2 साल तक मुख्यालय वहीं था। 1937 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई आ गया। वही मुंबई जिसे सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स कहते हैं, 7 टापुओं का शहर। फिर वही मुंबई जिसको पुर्तगालियों ने किसको दे दिया था दहेज में? अंग्रेजों को। वही मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। वही मुंबई जहाँ पर आरबीआई का मुख्यालय और प्रमुख बैंकों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में ही है, ठीक है। शेयर बाजार और सब कुछ कहाँ पर है? मुंबई में। इसीलिए इसको तो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और थी यहाँ पर, बर्मा को अलग किया गया भारत से। कब किया गया? 1937 में। बर्मा यानी आज का म्यांमार, तब बर्मा नाम था उसका, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ। म्यांमार से आपको पता है हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, सीमा बाउंड्री लगती है, थल सीमा, ठीक। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना गया किसको? भारत संविधान अधिनियम शासन अधिनियम 1935, सरकार अधिनियम 1935 से कहेंगे क्योंकि हमने 75% या 70% के आसपास हमने संविधान जो वर्तमान में है वो यहीं से लिया है, यानी 3/4 के आसपास। कई किताबों में अलग अलग दिया है लेकिन बस कुल मिलाकर के यही कि हमने 3/4 या 75-70% यहाँ से लिया, इसलिए ये पूर्वगामी यही है मतलब। और जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का शासन है वो इसी आधार पर चला था, इसी अधिनियम के आधार पर चल रहा था। फिर भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदन, मैं उसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ये कब आया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय,
इसकी शुरुआत की गई थी इस टाइम, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी कब? 1919 में, ठीक है ना। ये भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मैं उसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। इसी अधिनियम को तिलक ने कहा था क्या? बिना सूरज का सवेरा, ठीक है, बिना सूरज का सवेरा। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे। आपको पता होगा 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली का फायदा किसको मिला था? मुस्लिमों को मिला था। मुस्लिमों को दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 1919 वाले में ये बढ़ा दिया गया था पृथक निर्वाचन। किसके लिए? सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और ईसाइयों के लिए, ठीक है, इनके लिए बढ़ा दिया गया था ये 1919 वाले में। इसी में कहा गया था, इसी में अगस्त घोषणा वाली बात हुई थी। अगस्त घोषणा इसी में हुई थी। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव था, उसने घोषणा की थी कि हम धीरे धीरे भारतीयों को भारत के प्रशासन में हिस्सेदारी देंगे, उनकी जो हिस्सेदारी वो बढ़ाएंगे, आपको पता होगा। और यहाँ तक कि वायसराय की परिषद में भी अब भारत के लोग आने, मतलब ये हो गया था कि वायसराय की परिषद में अगर इससे मान लीजिए 6 लोग हैं तो आधे कितने कौन होगा? भारतीय होंगे। ये भी बात इसी में कही गई थी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें आधे लोग भारतीय होंगे। आपको पता होगा 1909 में पहले व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो एकमात्र भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने थे, कार्यकारी परिषद के। लेकिन 1919 आते आते ये हो गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में अगर 6 लोग हैं तो 6 में से आधा कौन, मतलब 3 लोग कौन होंगे? भारतीय होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विसदनीय की विधायिका की शुरुआत यहाँ की गई थी। यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रांतों में द्वैध शासन यहीं से हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है ना। द्वैध शासन हो गया, यानी कि 2 विषय हस्तांतरित और आरक्षित विषय यहाँ पर आ गए थे। प्रांतों में द्वैध शासन यहीं से हो गया था, ठीक। उसके बाद ये जो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनकी जो कुर्सी है हुई, उसकी बात भी यहीं से कही गई थी। आपको पता होगा जब केंद्र में द्विसदन हो गया, जैसे आज हमारा लोकसभा राज्यसभा है द्विसदन, वैसे ही उस वक्त भी हो गया था 1919 के तहत ही, ठीक है। इसी में कहा गया था कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, जिसकी स्थापना हो भी गई थी 1926 में, ठीक है। ली आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ली आयोग बना था 1924 में, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1926 में। 1926 में ही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो गई थी। और रॉस बारकर, आपको बता चुका हूँ, रॉस बारकर जो है लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संघ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर, ठीक है। तो इस सब चीजें भी और भी हुई थी, बाकी सब चीजें आगे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बता चुका हूँ, उसके बारे में डिटेलिंग हो चुकी है। आगे देख लेते हैं। किसके कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण। सुधार था कि क्या था, इसको आप जानिए। किसने कहा था? तिलक ने कहा था, बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा, ठीक है। अगस्त घोषणा जरूर याद रखना, अगस्त घोषणा हुई थी 1917 में, 20 अगस्त, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक किससे मिलता है? किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको मैं बता चुका हूँ कि 70% के आसपास है, कहीं कहीं 75 भी लिखा हुआ है। या 3/4 हिस्सा कहाँ से लिया गया है? वर्तमान भारतीय संविधान का भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे भारतीय संविधान का पूर्वगामी भी इसे माना जाता है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा, बहुत सारी चीज इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट इट। 1913 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ाया? 20 वर्षों के लिए। चार्टर वक्त जो आपका ये आ रहा था, ये 20 वर्षों के लिए आ ही रहा था। आपको पता होगा पहला चार्टर आया था 1793 में, उसके बाद फिर 20 साल बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833 और फिर 20 साल बाद 1853। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया, ये फैक्ट। 1813 के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1813
का जो चार्टर अधिनियम था, ईसाई मिशनरियों को भारत आना शुरू हो गया यहीं से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, दी है बाद जो है आपको पता होगा 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने वाली बात। उसके बाद फिर जो एकाधिकार था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको खत्म कर दिया गया। इसको छोड़ करके चाय और चीन के साथ व्यापार जो है इसको छोड़ करके एकाधिकार खत्म कर दिया गया कंपनी का। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं किसके परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मल्लिका यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। कौन थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको आपने पढ़ा होगा। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये आया था अधिनियम। यहाँ पे भारत सरकार पहली बार बोला गया ताकि भारतीयों को खुश कर सकें कि भाई आपका है ये अधिनियम तो आपके लिए लाया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, ये आया और इसी में कहा गया कि महारानी विक्टोरिया जो होंगी, जो कि ब्रिटेन की शासक थी, उनको भारत की शासिका बना दिया गया। इसकी उपाधि दे दी गई, भारत की मल्लिका बना दिया गया। ठीक है ना। तो इस वक्त कौन था? कैनिंग था, जो है कैनिंग था वायसरॉय हो गई। उसके बाद फिर इसी में ये भारत सरकार अधिनियम 1858 से एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, भारत में सुशासन वाला अधिनियम भी कहा गया था। भारत में सुशासन वाला अधिनियम भी इसे कहा गया था। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ इसमें हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी, यानी कि इसका वर्चस्व खत्म हो गया था भारत पर। और उसके बाद भारत का शासन जो है वो सीधे सीधे किसके हाथ में आ गया था? वहाँ के क्राउन के हाथ में। क्राउन के मतलब कि वहाँ के जो राजा या रानी थे उनके अंडर में आ गया था भारत का शासन डायरेक्टली। उसके लिए क्या किया गया था? एक सचिव बनाया गया था, भारत सचिव, जो कि एक मंत्रिमंडल का वहाँ के एक मंत्रिमंडल का हिस्सा था। और सचिव को सहयोग करने के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद बनाई गई थी। 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई थी। ठीक है ना। ये लंदन में बैठते थे और भारत में जो गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया? वायसरॉय। उसका पदनाम चेंज कर दिया गया, उसको वायसरॉय बना दिया गया। और उसी क्रम में पहला वायसरॉय कौन था? कैनिंग। कैनिंग जो था ये पहला वायसरॉय था। अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो उसका नाम था पामस्टन उसका नाम था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये सब चीज़ें थी। और ये मैंने आपसे बता दिया भारत सचिव वाली बात। पहला भारत सचिव कौन था? उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। पहला भारत सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। इस चीज़ को भी याद रखना है क्योंकि ये अब तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव था। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम की बात हो गई। इसको सुशासन, भारत में सुशासन या सुशासन वाली अधिनियम भी कहा गया था। आगे देख लेते हैं। फिर वह अधिनियम कौन सा था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के में स्थानांतरित की थी? बता चुका हूँ, अधिनियम 1858 वाला। ब्रिटेन के 1892 वाला जो अधिनियम था, इसी कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। लेकिन ये क्या था? मनोनीत रूप से था, मनोनयन किया गया था। यहाँ पर चुनाव तो हुआ था लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई थी। पहली बात याद रखना है। बजट आप बहस कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरक प्रश्न पूछने के लिए आपको अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी थी इसी 1892 वाले में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया। तो कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। उसको आप पता ही होगा कि 3/4 या 70 से 75% के आसपास का हिस्सा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। इसको पुरोगामी भी कहा जाता है भारतीय संविधान का। इसको आपने सबने पढ़ा। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा थी? धारा 8 का क्लॉज 1 था, जो खंड 1 था, इसके द्वारा मान्यता दी गई थी। तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मान्यता दे दी गई थी। उसकी धारा कौन सी थी? 8 खंड 1 उसका था। जो इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रांतों में द्वैध शासन, कई बार जिक्र कर चुका हूँ, डायरकी। प्रांतों में द्वैध शासन जो इसका के उन्मूलन की संस्तुति
प्रांतों में देखो द्वैध शासन पहली बार तो आया कब था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध शासन आ गया था, डायरकी आ गई थी। तो उसका उन्मूलन कब हुआ था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और जो प्रांतों में था वो कहाँ चला गया, 1935 के द्वारा केंद्र में चला गया, केंद्र में द्वैध शासन आ गया था, ठीक है ना, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस चीज को याद रखना, डायरकी यानी द्वैध शासन। तो ये किताब थी इसकी लियोनल कर्टिस की ये किताब थी, लियोनल कर्टिस। इसलिए लियोनल कर्टिस को जो है क्या कहते हैं, द्वैध शासन को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, लियोनल कर्टिस को। इस चीज को याद रखने की किताब थी डायरकी। अच्छा, भारत सरकार के कौन से अधिनियम थे, 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन, मैं फिर बता चुका हूँ, प्रांतों में द्वैध शासन यानी जब भी प्रांतों में द्वैध शासन आए, भारत सरकार अधिनियम 1919, केंद्र में द्वैध शासन आए, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस तरीके से हमने ये जो पहला चैप्टर इसको देख लिया, बहुत डिटेल में भी देखा है। कई लोग तो कई बार उनको हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत डिटेलिंग हो गई है, क्या क्या दिमाग में जाएगा, लेकिन भाई जो परीक्षा पूछे जा रहे हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी लेवल के हैं, इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा और पढ़ना पड़ेगा। भागने से कुछ नहीं होता है, भागने से सिर्फ आप इसको छोड़ करके कुछ और देखोगे, कोई मतलब नहीं है। जो भी आप देखिए पूरा देखिए, चाहे मेरा वाला जो टॉपिक है वो देखिए और चाहे कहीं और भी देखे तो पूरा देखिए, क्योंकि बिना पूरा देखे तो आएगा नहीं, ठीक। और कई चैनल्स ने क्या किया, किताबों पर वीडियो बनाया है लेकिन हूबहू उसको रीड कर दिया है। अब वो जाने कि क्यों किया, लेकिन वीडियो तो लंबी हो जाती है डिटेलिंग करने पर, लेकिन किया क्या जाए। जब पढ़ाने का मकसद ही यही है कि भाई आपको आपके क्वेश्चंस यहाँ से मिले एग्जाम में, अगर वही नहीं मिलेंगे तो मतलब क्या है। आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। देख लेते हैं। देखिए, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, सही बात है। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितनी समितियां थी, 23 समितियां थी, ठीक। अच्छा, मैंने आपसे भी कहा ये कहा कि जो संविधान सभा है उसको मान्यता मिली, मान्यता किसने दी, मान्यता दी थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी एक धारा थी 8 का खंड 1, इसी ने मान्यता दी थी संविधान सभा को। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946। इसी योजना के तहत गठित एक संविधान सभा गठित की गई थी। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी, 23। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। कई बार पहले भी बोल चुका हूँ। ये कहाँ हो रहा था, दिल्ली में, ठीक है, कहाँ हो रहा था, दिल्ली में। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक। आगे, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दिल्ली में हुआ, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अध्यक्ष, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है, शब्द कितने थे भैया, 1,17,369, 1,17,369, ठीक है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन, सबको पता होगा ये 11 महीना 18 दिन, ठीक। अच्छा, भारतीय संविधान को माना गया है, ये इसका जो रूप है वो विधान में संघीय है। इसका अगर रूप के हिसाब से देखा जाए तो ये संघात्मक है, लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक है। भावना में कैसा है, एकात्मक है, लेकिन इसका रूप कैसा है, संघीय है। यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, संरचना के हिसाब से कैसा है, ये संघीय लगता है, लेकिन ये भावना में कैसा है, एकात्मक है। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक जो उप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। तो जाहिर सी बात है इससे कोई उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। लेकिन इसकी जो समिति थी उसके कौन अध्यक्ष थे, तो मान लो उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, इस समिति के अध्यक्ष थे कौन, पटेल, वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे और इसी की उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो 15 महिला थी। महिला सदस्य कितनी थी? महिला थी 15 महिला सदस्य थी। ठीक है। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन है बी आर अम्बेडकर का। इसको आपको याद रखना है कि देखिए, राजनीतिक प्रजातंत्र का मतलब होता है, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि ऐसा जीवन जहाँ पे जीवन में सैद्धांतिक रूप से क्या करते हैं हम, समानता को, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यही सीधी सी बात है, उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारते हैं। तो कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का। वही बी आर अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, इनको संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान शिल्पी कहा जाता है। ठीक है ना। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? द्वैध शासन। संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे, द्वैध शासन वही 2 जगह से रूल। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है, आधुनिक मनु। ठीक है, आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वही मैंने आपसे कहा, मसौदा समिति कहिए चाहे प्रारूप समिति कहिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ था महू में। महू कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। और महू का अब नाम, स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, या डॉक्टर अम्बेडकर ही किया गया, बी आर नहीं लिखा गया है। अच्छा, महू वही जगह है जहाँ से वहाँ की एक पहाड़ी है, वहीं से चंबल नदी का उद्गम है। चंबल नदी का उद्गम है यहीं से। ठीक है, महू। चलिए, वैसे महू को इंग्लिश में लिखते हैं MHOW। इसका फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। ठीक है ना, हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जब राजेंद्र प्रसाद ये 24 जनवरी 1950, इसी दिन इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में काफ़ी स्पेस यहाँ दिया हुआ, मैं लिख लेता हूँ फटाफट। राजेंद्र प्रसाद भैया ये थे बिहार से। बिहार की राजधानी है पटना, लेकिन ये पटना से नहीं थे, पटना में इनकी डेथ हुई थी। जब इनकी डेथ हुई थी तो पटना में डेथ इनकी हुई थी। इनका जन्म हुआ था सिवान में। सिवान है जिला, यूपी से भी लगता है ये जिला बिहार का। सिवान के जिले में इनका गांव है जीरादेई। जीरादेई के थे। जीरादेई को गांधी जी ने क्या कहा है? धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल, क्योंकि इनकी जन्मस्थली राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद जी की। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उसके बाद एक चीज़ और जानना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, इनको कहिए चाहे अध्यक्ष कहिए, तो कौन थे? यही थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अजात शत्रु भी कहा जाता है, उपनाम के रूप में, अजात शत्रु। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको बिहार गांधी भी कहा जाता है। बिहार गांधी भी इन्हें कहा जाता है। तो बिहार गांधी भी इन्हें कहा जाता है, बिहार गांधी। ठीक है, भी इन्हें कहा जाता है। इनकी किताब थी गांधी इन चंपारण। गांधी इन चंपारण, हिंदी में बोलेंगे चंपारण में गांधी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। ठीक है, 1884 को उनका जन्म हुआ था, 3 दिसंबर 1884 को। और 3 दिसंबर को आपको पता होगा भोपाल गैस 1984 में इनके जन्म के 100 साल बाद भोपाल जो शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया। आइसोसाइनाइड गैस जो है ये लीक हो गई थी, इसका रिसाव हो गया था भोपाल में। सिर्फ 3 दिसंबर 1984, ये इम्पोर्टेंट, ये डेट हो गया। 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस, क्योंकि ये वकील भी थे। अधिवक्ता दिवस, इन्हीं के जन्म अधिवक्ता दिवस भी मनाते हैं, अधिवक्ता दिवस। ठीक है, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इनकी पुस्तक का नाम लिखिए। एक और पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम लिखिए। आगे देखते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड। मैं बार बार लिख रहा हूँ, और राइटिंग क्या कुछ भी अच्छी नहीं है, फिर भी आप सुन तो रहे कम से कम। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी बिहार के थे।
ये भी बिहार के, ये सिवान के थे, ये कहाँ के थे, ये थे भोजपुर के। भोजपुर का मुख्यालय क्या है भैया, आरा, सॉरी आरा जिले के थे ये, और आरा का मुख्यालय है भोजपुर। ठीक है, अगर मैंने पिछली वीडियो में उल्टा बोला हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरा जिले का नाम है आरा, और आरा का मुख्यालय है भोजपुर। ठीक है, तो भोजपुर के थे ये, और इनकी एक पत्रिका थी सर्च लाइट, इसको भी ध्यान देना, सर्च लाइट नामक इनकी पत्रिका थी। ठीक, सर्च लाइट नामक इनकी पत्रिका थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की। 9 दिसंबर को जब पहली बैठक होती है तो उसमें कोई चुनाव नहीं होता है, कोई मत नहीं होता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि एक फ्रांसीसी पद्धति है कि जो भाई मीटिंग में अगर कोई अध्यक्ष नहीं है तो चुनाव अगर नहीं कराना है तो सबसे अध्यक्ष जो सबसे सीनियर होता है उसको बना देंगे अध्यक्ष। तो इन्हीं को बना दिया गया अध्यक्ष, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सर्च लाइट भी याद रखिएगा, और भोजपुर तो याद रखिएगा। अब बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्थायी अध्यक्ष, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष नाम आए तो सचिदानंद सिन्हा, पहले अध्यक्ष भी नाम आए तो सचिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर पहले अध्यक्ष में अगर इनका नाम ना आए, इनका आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको खेलना है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है क्वेश्चन करते वक्त, ऐसा नहीं कि आपको आता ही है। आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, बता चुका हूं पहले भी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। भैया उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि बाद में ही प्रस्तावना बनी, और ये प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में आगे बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, मिलेंगे और पढ़ेंगे आगे भी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू की किताब है, एक तो उनकी किताब है बहुत फेमस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद इनकी किताब है लेटर फ्रॉम, लेटर यानी पत्र, लेटर फ्रॉम, ये पत्र लिख रहे थे इंदिरा गांधी जी को, फ्रॉम फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर। ये अहमदनगर जेल में बंद थे तो पत्र लिखा करते थे इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, फादर टू डॉटर। और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज है। और आप सभी का प्रयागराज में, अगर आप प्रयागराज में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकुंभ में। चलिए महाकुंभ 2025, 2025। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आनंद भवन नामक स्थान है जहाँ पर जन्म होता है प्रयागराज में। आगे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, अच्छा ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, ये हुआ था पारित 22 जनवरी 1947 को, 47 को पारित हुआ था। उसी दिन को ये भी कहते हैं, कहा जाता है कि संविधान सभा ने एक संविधान देने की का जो प्रस्ताव था उसको भी पारित किया था। ठीक, इसी सेम दिन पे। अच्छा आगे देख लेते हैं। संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946। अभी आपने ऊपर पढ़ा। पीसीएस यूपी पीसीएस ने कहा कि भैया किस नंबर की मीटिंग थी, ये किस नंबर की, तो पाँचवीं मीटिंग थी ये, 5वीं मीटिंग में ये इन्होंने पेश किया था। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि 10 दिसंबर को मीटिंग नहीं हुई। 9, 10, 11, 12, 13 से 5वीं मीटिंग में हुआ था। आयोग ने 5वीं मीटिंग को सही भी माना है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये प्रस्ताव पेश किया लेकिन पारित कब हुआ, 22 जनवरी, नॉट जुलाई, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 22 जुलाई में भी कुछ हुआ था भैया, हाँ 22 जुलाई में हुआ ये था कि जो झंडा है तिरंगा उसको हमने स्वीकार कर लिया था, 22 जुलाई 1947। ठीक है, नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ आगे भी जानेंगे, फिलहाल आगे पढ़ते रहते हैं। नेहरू जी के बारे में अभी इतना जान लीजिए कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर पता है आपको, लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नेहरू जी। अच्छा नेहरू जी ने 1936 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता की थी लखनऊ में, लखनऊ में। इसके पहले 1916 में भी अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में भी किसने अध्यक्षता की थी, नेहरू ने। 1937 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है,
ये ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो गांव में हुआ था। और आप बता सकते हैं ये जो गांव में अधिवेशन हुआ था, ये मैंने इसको आपको बताया है पहले भी वीडियो में जो है। 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पहले इस चीज़ को पहले आप भूल सुधार सही कर लीजिए इसको। 1936 वाला ही जो है, 37 नहीं, 1936 वाला ही कहाँ हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था, गांव में हुआ था। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से आपको क्लियर करता हूँ, कुछ गलती हुई है। 1916 का लखनऊ में हुआ था, ठीक है। 1916 का जो है लखनऊ में हुआ था। और 1936 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसके नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक। लेकिन 1937 का, दोबारा से मैं थोड़ा सा सभी चीज़ें सही करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। कांग्रेस अधिवेशन को लेकर के देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में, ठीक है। 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने, इसको पहले याद रखो। अच्छा, नेहरू ने की थी 1936, 1929 में की लाहौर, जो कि रावी नदी के तट पर है। पहला पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर 1936 में जो अधिवेशन हुआ था, 1936 का जो अधिवेशन हो गया, 1937 का जो अधिवेशन हो गया, ये बैक टू बैक दोनों ही अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1936 वाला, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के हो गया था कि आखिर लगातार 2 अधिवेशन तक यही अध्यक्ष कैसे बने रहे, ठीक है। लेकिन दोबारा से इसको मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो 50वां अधिवेशन था 1937 में फैजपुर में हुआ था, 49वां लखनऊ में हुआ था। तो जो लखनऊ में 1936 वाला हुआ था उसके अध्यक्ष थे नेहरू, ठीक है। और 1937 में एक अधिवेशन हुआ, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। 36 वाला लखनऊ में, उसके अध्यक्ष थे नेहरू। और 37 वाला जो अधिवेशन हुआ उसके भी अध्यक्ष थे नेहरू। और फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर में अधिवेशन हुआ था इसका, फैजपुर में, ठीक है। दोनों ही अधिवेशन के अध्यक्षता यही किए थे, 1936 के भी और 1937 के भी। 36 वाला कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और 37 वाला हुआ था फैजपुर। फैजपुर जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, गांव, अगर गांव में कोई अधिवेशन एकमात्र हुआ था तो वो हुआ था वही 1937 वाला अधिवेशन, फैजपुर वाला अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है भैया? फैजपुर जो है ये आपका जलगांव में है। कहाँ है? जलगांव। जलगांव महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। अगर आप कभी मुंबई गए हैं ट्रेन से तो आपको रास्ते में एक जिला मिलता है, ए स्टेशन में मिलता होगा जलगांव भी, लेकिन भुसावल भी मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि भुसावल कोई जिला नहीं है, भुसावल स्टेशन है, तालुका है, और किसके अंतर्गत आता है? जलगांव के अंतर्गत आता है। तो जलगांव में फैजपुर है, और फैजपुर गांव में है। तो गांव में पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? 1937 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू ने की थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू ने की थी। दोबारा से क्रॉस कर, जो भी चीज़ें हुई थी भूल सुधार, उसको मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपने 1900 लगे हाथ, आपने 1916 वाला अधिवेशन जाना, 1929 का भी अधिवेशन आपने जान लिया, और 1936 का भी जाना, 1937 का भी जाना, ठीक है। ये सारे अधिवेशन, 16 वाला लखनऊ में, 36 वाला लखनऊ में, 29 वाला लाहौर में, और 37 वाला कहाँ पर? फैजपुर में। आगे देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? देखिए, संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ये हुआ था 24 जनवरी 1950। 284 लोग मिले संविधान सभा के ही, और इन्होंने हस्ताक्षर किया, ये ध्यान देना है। अच्छा, अब ये पूछा गया कहीं कहीं कितने अधिवेशन हुए थे, तो 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन 12वां अधिवेशन, ये जो आपका 24 जनवरी वाला है, साइन करने वाला, इसको माना गया है। खुद घटना चक्र ने भी इसको माना है, इसलिए 12 अधिवेशन माने गए। कुल अधिवेशन कितने हैं? 11 + 1 यानी 12। एक इसको अधिवेशन मान लिया गया जिस दिन सब लोग साइन करने आए थे, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन। लेकिन 24 जनवरी 1950 सब लोग आए, एक बार फिर जुटे, और 284 लोगों ने क्या किया? साइन किया संविधान पर। 284 मेंबर ने साइन किया, और इसी को माना गया 24 जनवरी 1950 वाले को 12वां अधिवेशन, ठीक। इसीलिए आंसर आयोग ने भी 12 माना है, 12 अधिवेशन यूपीपीसीएस ने। तो कितने अधिवेशन थे भारतीय संविधान में, संविधान सभा के संविधान बनने में? तो कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। और इसी 12वें अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को,
ठीक है, साइन किया गया। लगभग 3 वर्ष लग गए थे साइन करने, यानी बनेगा तभी तो साइन करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और 24 जनवरी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और हैं, देख लेते हैं। देखिए 24 जनवरी को क्या हुआ, 1950 को सबने साइन किया। कितने लोगों ने, 284 लोगों ने। ठीक है, अच्छा इसी दिन राष्ट्रपति बनाया गया किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। इसी दिन राष्ट्रगान आपको पता ही होगा, जन गण मन, इसको स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसे भी अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रगीत भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया। ठीक, बहुत सारे फैक्ट। और ठीक इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक, और संविधान सभा खत्म, संविधान सभा का काम खत्म हो गया। ठीक है, खत्म। आपको पता है संविधान सभा को मान्यता कौन दिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 से मिला था, धारा 8 का खंड 2। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन थे, नेहरू खुद विदेश मंत्री थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। इनकी एक किताब का नाम आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था किसने, आर के षणमुखम शेट्टी ने। तो बजट आप बताइए किस अनुच्छेद में है। पहली बात तो बजट शब्द का जिक्र संविधान में कहीं किया नहीं गया है। बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो कहाँ से आया है, बुगेट भाषा से आया है, बुगेट। ठीक है ना, बुजेट भी बोलते हैं इसे। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में इसे कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने, मसौदा तैयार करने के लिए यानी प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। किस समिति का, मसौदा समिति या प्रारूप समिति का। इसी मसौदा समिति में के जनक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के बारे में फटाफट आपके दिमाग में आना चाहिए, महू, मध्य प्रदेश। इसी का नाम चेंज होकर के डॉक्टर अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि महू में जन्म होता है। आगे भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का जनक भी कहा जाता है इन्हीं को, और संविधान शिल्पी भी यही है, संविधान शिल्पी भी कहा जाता है। आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, आधुनिक मनु भी इन्हें कहा जाता है। और विधि मंत्री, आज़ाद भारत के विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर भी यही थे, बाद में इस्तीफा दे दिए थे, वो अलग बात है। ठीक है, विधि मंत्री भी यही है। भीमराव अम्बेडकर की बहुत सारी किताबें, इनकी एक किताब है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और इसी किताब की आधार पर लगभग जो है RBI की स्थापना भी हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले फिलहाल आगे चलते हैं, खत्म करते हैं बुक को, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और वर्तमान में 12 अनुसूची। मूल रूप से कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को। 26 नवंबर संविधान दिवस। ठीक है ना, क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था, या संविधान बनकर तैयार हुआ था। तैयार हुआ था, कई अलग अलग ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये भी नाम है आत्मार्पित, ये सब आ जाएगा, क्या है वही सेम डेट, आत्मार्पित या तैयार किया गया था, सब कुछ सेम डेट 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या है, संविधान दिवस भी है, मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस। चलिए भारत का सर्वोच्च कानून कौन है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को ही भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, संविधान का। और देश चलेगा न गीता न कुरान से, सिर्फ चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान से। हालांकि कुछ लोग हैं जो गीता कुरान का माध्यम लेकर के देश को चलाना चाहते हैं
और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो आप सभी नवयुवकों को उन सबसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है ना, फोकस करिए रियल इश्यूज़ पर। आगे देखते हैं कुछ है इस चैप्टर में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में बता चुका हूँ। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। संविधान सचिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष या पहले अस्थायी अध्यक्ष या उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष। ठीक है, 11 दिसंबर को फिर मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट मीटिंग। ऐसा नहीं कि दूसरी मीटिंग थी, 10 को भी मीटिंग हुई थी, बट 11 दिसंबर को मीटिंग होती है। इसमें कौन बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। फिर 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी पेश करते हैं, और 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। और इसी दिन एक प्रस्ताव और होता है कि संविधान सभा क्या करेगी? संविधान बनाएगी। संविधान सभा बनाएगी, इसका जो प्रस्ताव होता है ये भी पारित हो जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, फिर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति कही चाहे प्रारूप समिति कही, एक ही बात है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हम देख चुके हैं 1946 में ही 24 मार्च को कौन आया था? कैबिनेट मिशन। उसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा बनी थी, और संविधान सभा ने ही क्या दिया है हमको? संविधान बनाकर दिया है। और संविधान सभा को बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की ये जो धारा 8 है, इसी धारा 2 जो है, इसी के तहत हमको क्या मिला है? इसको मतलब पावर मिल जाती है कि ठीक है आप संविधान बना रहे हो, आपके संविधान को मान्यता मिल जाती है। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? 46 में। गणतांत्रिक है। गणतांत्रिक है इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति जो राज्य का प्रमुख होगा, राज्य का मुखिया होगा, कोई भी वंशानुगत शासक नहीं होगा। जैसे कि अब ब्रिटेन क्या है? ये गणतांत्रिक नहीं है। ब्रिटेन क्या है? राजतंत्र है वहाँ पर, क्योंकि जो वहाँ के प्रमुख हैं कौन है? राजा या रानी। अभी कौन है वहाँ पे? चार्ल्स थर्ड। तो वो कौन है? वंशानुगत है। रानी एलिजाबेथ सेकंड का डेथ हुआ, उनके बाद उनका बच्चा, उनका लड़का जो है चार्ल्स थर्ड, जो वो क्या बन गया? शासक बन गया। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ सब प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो वो कौन है? वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आया हुआ है, ये वंशानुगत नहीं है। तो गणतांत्रिक का मतलब होता है कि जो भी राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि लोगों के द्वारा चुन करके आएगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। भारत एक गणतंत्र है। हाँ, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुन के आएगा, कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया जा गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से इनका सपना देखा था, मतलब दीर्घकालिक सपनों का विचार। यस, आह्लादिक इनका, जिनका इतना लंबा इनका नाम, कितने इनके बड़े इनके विचार थे। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या है? दीर्घकालिक सपने का विचार है। दीर्घकालिक, सिंपल सी बात, दीर्घकालिक सपनों का विचार। एक लाइन में आप देख सकते, दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। अच्छा, प्रस्तावना की बात आई गई है तो प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। एक है के एम मुंशी, ये तो कहते हैं कि भैया ये तो जनपत्री है। मुंशी जी क्या कह रहे हैं? ये तो जनपत्री है। किस क्या? प्रस्तावना। जनपत्री किसने कहा था प्रस्तावना को? मुंशी जी ने कहा था। एक पालकी वाला है, नानी पालकी वाला, वो कहते हैं कि ये तो परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, IC है। ठीक है। एक ठाकुरदास भार्गव जी है, ठाकुरदास भार्गव, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तो प्रस्तावना भैया हमारी आत्मा है। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार प्रस्तावना को किसने कहा? आह्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। पालकी वाला ने क्या कहा? परिचय पत्र। एक अर्नेस्ट बार्कर थे, उन्होंने भी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। अर्नेस्ट बार्कर को भी याद रखना है कि पालकी वाला ने जो कहा उन्होंने भी वही कहा, बस अर्नेस्ट बार्कर ने अंग्रेजी में कहा और पालकी वाला ने हिंदी में कहा कि परिचय पत्र है। अर्नेस्ट बार्कर ने इंग्लिश में कहा। ठीक है ना। के एम मुंशी ने कहा कि जनपत्री है। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? ये तो आत्मा है। ठीक। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, मैं इसको बता चुका हूँ,
हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें से क्या नाम था, 15 महिलाएं थी उसमें संविधान सभा में। तो ये 12वां सत्र ही माना जाता है, 12वां सत्र यही माना जाता है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी को राष्ट्रगान भी अपनाया गया, यानी कि जनगण मन। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत भी अपनाया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रपति बनाया गया, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। बात का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था। किसने लिखा, संविधान किसने लिखा है हाथ से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कहा 1 रुपया नहीं लूंगा लेकिन हर पेज पर नाम होगा मेरा। नाम लिखा हर पेज पे, क्या, प्रेम। हर पेज पर प्रेम क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने इसको हाथ से लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 1 रुपया नहीं लिया लेकिन कंडीशन यही रखी थी कि नाम होगा हर पेज पर मेरा और लास्ट पेज पे नाम होगा मेरे दादाजी का, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना, प्रस्तावना आप देखे होंगे हर किताब की आगे लिखी रहती है, बात की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर किताब में रहती है आगे। तो आप देखे होंगे प्रस्तावनाओं को भी जो है बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है, वो जो पेज है बड़ा अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। तो प्रस्तावना को किसने सजाया, किसने है, प्रस्तावना को सजाने वाले हैं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इसको भी आप लोग अपनी खोपड़ी में फिट कर लीजिएगा। ब्योहर, प्रस्तावना को सजाने वाला कौन, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। हाथ से संविधान को लिखने वाला कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, बता चुका हूँ। संविधान सभागृह में हुई, इसमें इसे अब क्या कहा जाता है, जो संविधान सभागृह में जो बैठक हुई थी उसे अब क्या कहते हैं, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। वर्तमान में जो पुरानी संसद है, नई संसद नहीं, पुरानी वाली संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है वही क्या था, संविधान सभागृह था। वहीं पर पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना। आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को, यही अंतिम सत्र ही क्या था, 12वां सत्र था। क्या किया, 284 लोगों ने साइन किया। महिला कितनी थी, 15, ठीक है। और क्या हुआ, राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया, राष्ट्रगीत को अडॉप्ट किया, और क्या किया, राष्ट्रपति बनाया गया किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद की कोई पुस्तक हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है कौन सा, भारत का संविधान। 395 अनुच्छेद, ठीक है, 22 भाग, अरे, और 12 अनुसूचियाँ। क्या मूल रूप से 12 ही थी, नहीं भैया 8 ही थी। 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी 1951 में, ठीक है। 10वीं अनुसूची हमने जोड़ी 1985 में, और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची हमने जोड़ी 1992-93 में, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा था बताएंगे बाद में आपको। अच्छा, एक बार जब लिखित संविधान अस्तित्व में आता है तो क्या तब भंग कर दी जाती है क्या संविधान सभा को, भाई जाहिर सी बात है, संविधान सभा को काम दिया गया था किस चीज़ का, संविधान बनाने का। जब संविधान बन गया, संविधान सभा क्या कर दी गई, भंग, ठीक। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया, ठीक है। देखो भाई 24, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है भारत, फिर बातचीत होती है, बातचीतों का दौर शुरू होता है, उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत काम शुरू हो जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन था वो प्रादेशिक असेंबलियों, देखिए, प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान के सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। थोड़ा सा इससे मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कोई चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों को लाने के लिए? हाँ, चुनाव हुआ तो था, लेकिन वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, वो अप्रत्यक्ष चुनाव था। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को जान लीजिए। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, 1945 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। और ये 1945 का चुनाव किस अधिनियम के आधार पर हुआ था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अलग अलग प्रांत की विधानसभाओं का चुनाव हो गया था। डायरेक्टली लोगों ने अपना अपना विधायक या जो भी प्रांतीय विधानसभा के जो भी होते हैं क्षेत्र के लोग, जो भी उसका मुखिया होता है, उसको चुन लिया था। तो 1946 में भी बहुत दिन तो हुए नहीं थे,
कैबिनेट मिशन भी आ गया था 24 मार्च को सॉरी, और 16 मई को लगभग फाइनल हो गया था कि हम ऐसे करने जा रहे हैं ये तरीका अपना करके। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान ने अपना काम शुरू कर दिया। संविधान सदस्यों का चयन कैसे किया गया? जो भी प्रादेशिक, अब यहाँ देखिए असेंबली बनी हुई है, इसी असेंबली के द्वारा, जैसे आज आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से जो है यहाँ पे क्या हो गया, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा क्या किया गया, अलग अलग प्रांतों से जो भी विधायक चुने गए थे, जो भी उनके पदाधिकारी चुने गए थे जो है, उनके माध्यम से ही हमने क्या किया, चुनाव कराया। और इस हिसाब से जो है संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या हो गई थी, 389। 389 भैया आए कहाँ से, 389 कैसे आए हम बताते हैं आपको। देखिए शुरुआत में हुआ क्या कि 292 जो होंगे ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, जो अंग्रेज़ों के जो प्रांत थे, जिस पे अंग्रेज़ों का पूरा कम्प्लीटली कब्जा था, 292 वहाँ से आने थे। 4 कौन से थे, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ABCD। ए से होता है अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। 4 की चीफ कमिश्नरी वहाँ से आने थे, ठीक है। आगे हो गया 296। 296 प्लस 93 अगर आप करोगे तो कितना होता है, 296 प्लस 93 अगर आप करोगे तो 389 होता है। 389 की संख्या यहीं से आई थी। और इसमें जो प्रत्येक क्षेत्र में जो है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रति 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति था, प्रति 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति की बात यहाँ पर हुई थी, ठीक। लेकिन जब चुनाव होता है तो चुनाव में कांग्रेस जीतती है 208 सीटें, 73 जीतती है मुस्लिम लीग और 15 होते हैं अन्य। तो मुस्लिम लीग रह जाती है दंग, ये क्या हो रहा है, हम तो बड़े कम हो गए, 73 ही केवल, 208 कांग्रेस जीत गई। तो ऐसे में मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है कि बंटवारे के बाद हमारे पास कितनी रह गई थी सीटें, 299। 299 बंटवारे के बाद 299 लोग थे, ठीक है। यार इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत में कितने थे, 389। अभी 389 कहाँ से आए इसको मैंने आपको यहाँ समझा दिया, बाकी आप पूरा गणित कर लो। अच्छा, वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर के 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो GV मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर भैया, ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। केंद्रीय विधानसभा का मतलब जो आज का लोकसभा है, ठीक उसी तरीके से था। कहने का मतलब स्पीकर थे उस वक्त, और 1946 से लेकर के 47 तक के स्पीकर रहे वहाँ पे केंद्रीय विधानसभा के। फिर वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ये देखिए दोनों काम कर रहे थे। हमारी जो संविधान सभा है, आपको मैं बता दूं, जो संविधान सभा है ये 2 तरीके से काम कर रही थी। ये केंद्रीय विधानसभा की तरह भी काम कर रही थी और संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। ये भी संविधान सभा के रूप में काम करते थे तो उसके यहाँ पर किसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बन जाते थे, ये, ठीक है ना, आपके। फिर और ये भी आपके केंद्रीय विधानसभा के रूप में काम कर रही थी तो उसके अध्यक्ष थे GV मौलंकर, ठीक। और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन बनते हैं, GV मौलंकर। इनके ऊपर पहली बार इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। तो अगर कोई पूछे कि किस स्पीकर के खिलाफ पहली बार मतलब हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, तो यही गणेश वासुदेव मौलंकर, GV मौलंकर, ये गुजरात से आते हैं, ठीक है। और अगर खाली आपसे ये पूछें कि उस भारतीय का नाम बताइए जो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बना था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर इतना पूछे, उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में उस वक्त क्या थे, अध्यक्ष बने थे कुछ समय के लिए, ठीक। अगर खाली इतना पूछा तो ये आंसर हो जाता है भारतीय की बात। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये भी कह दिया कि 46 से 47 तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। हालांकि संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बने थे, राजेंद्र प्रसाद ही अपना काम कर रहे थे संविधान सभा के। मैंने आपसे कहा ना कि संविधान सभा ही 2 तरीके से काम कर रही थी। एक तो संविधान का निर्माण भी चल रहा था और यही जो है केंद्रीय विधानसभा की तरफ भी काम कर रही थी। तो उस केंद्रीय विधानसभा के जो में कार्य करती थी तो उसका जो काम, उसके अध्यक्ष थे कौन, GV मौलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि बनाए गए थे, आपको पता है। और उसके बाद फिर लोकसभा के अध्यक्ष भी बने कौन, GV मौलंकर। स्पष्ट रूप से इनको जान जाइए। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया। तो कहाँ निखारा गया, शांति निकेतन। ये आपका शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंगाल में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। डैश के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की, तो नंदलाल बोस।
जो उसका मूल दस्तावेज है, उन्हीं के मार्गदर्शन में संविधान के मूल दस्तावेज के में हस्तनिर्मित संविधान की व्याख्या किए गए थे नंदलाल बोस। ठीक है ना, नंदलाल बोस को बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनको याद रखना है आपको। तो ये जो आपका मैंने आपसे कहा कि सजावट चल रही थी यहाँ पर, ये हस्तलिखित, ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें चल रही थी मूल दस्तावेजों में, सजावट जो भी चल रही थी वो किसके अध्यक्ष में चल रही थी? जो शांति निकेतन वाले कर रहे थे सजावट, ये सब प्रत्येक पृष्ठ का, वो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कर रहे थे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो, अलग अलग समितियां थी, कम से कम 23 समितियां थी, तो हर समिति को आपको याद करना संभव नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ संघ आ जाए, जब जब संघ आ जाए तो अध्यक्ष कौन होंगे? नेहरू होंगे, याद रखना है इस चीज को। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान का निर्माण किया है किसने? संविधान सभा ने किया है, आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कौन किया? ये लिखा गया है, ये सेम डेट लिखी हुई है आपकी प्रस्तावना में कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 विक्रमी, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन इसका जो रोमन के हिसाब से कौन सा डेट होगा? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, इस दिन बनकर ये तैयार हो जाता है। आगे, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र के रूप में कब, मतलब कि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 वाली डेट भी आपको पता होगा कि इस दिन क्या हो गया था? पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे इस दिवस को। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की बात किसने कही थी? मूल रूप से अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? लाहौर अधिवेशन के नेहरू उसके अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के। ठीक है, रावी नदी के तट पर। आगे देख लेते हैं। तो गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में अच्छा किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। भैया इनके अलग नखरे थे। हैदराबाद देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, हैदराबाद को अब बीजेपी चाहती है कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाए? भाग्यनगर। क्या कर दिया जाए? भाग्यनगर। चलिए देखते हैं, नाम ही तो बदलना है। तो यहाँ देख लेते हैं पहले पहली बात तो तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में हैदराबाद। इसके बारे में आपको बताता हूँ फटाफट। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। दूसरी बात ये है कि ये रियासत जो थी ये स्वतंत्र रहना चाहती थी और कई खबरें ये भी थी कि भाई ये पाकिस्तान से रियासत मिल जानी चाहती थी। ठीक है, बहुत अमीर रियासत थी उस वक्त की। ठीक है, आपको पता होगा निजाम शाही यहाँ पर थे, आसफ जाह वंश के लोग थे। तो हैदराबाद का जो सबसे अंतिम नवाब था उस वक्त, जो नवाब था उसका नाम था उस्मान अली। इसी के नाम पर उस्मानाबाद महाराष्ट्र में एक जिला है उस्मानाबाद। ठीक है, हालांकि अब उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? धाराशिव। इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। तो मैं हैदराबाद की बात कर रहा था। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 ये मान नहीं रहा था भारत में विलय करने के लिए और नखरे कर रहा था। पाकिस्तान से भी इसकी बातचीत चल रही थी। ठीक है, तो और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये वहाँ पे चूंकि मुस्लिम बाहुल आबादी थी और क्षेत्र भी जो है कौन था? जो उसका राजा जो निजाम था वो भी कौन था? मुसलमान था। तो ऐसे में जो मुसलमानों का एक गुट था, जो एक प्रकार से आप उसको आतंकी गुट कह सकते हैं, उसका नाम था रजाकार। रजाकार जो है वो क्या कर रहा था? वहाँ के लोगों को सता रहा था, खासकर हिंदू लोगों को। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई नफरत वाली बात हो रही है, जो सच है उसकी बात हो रही है, लेकिन नफरत नहीं। जो भी सत्ता में होता है वो कमजोर को सताता है। भाई कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, उसको बहुत नहीं सोचना है। बस फलित राजा रजाकार जो थे इनकी वजह से फिर ये रजाकार क्या कर रहे थे? ये खदेड़ना शुरू, ये वहाँ से जो मूल से हिंदू और जो भी अल्पसंख्यक नहीं कहेंगे, जो भी हिंदू निवासी थे उनको बाहर भगाने, उनको डराने का प्रयास कर रहे थे। बस आपको शॉर्ट में जानना है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई होती है। वल्लभ भाई पटेल जो इनके निर्देश में कार्रवाई होती है। जे.एन. चौधरी जो थे जाबाज ये होते हैं सिपाही और अध्यक्ष भी होते हैं उस वक्त, जिनको भेजा गया था जे.एन. चौधरी को भेजा गया और उनके निर्देशन में कोई सिपाहियों को भेजा गया, भारतीयों से मिलिट्री गई वहाँ पर, पुलिस एक्शन वहाँ पर हुआ। 17 सितंबर 1948 को हमने चलाया ऑपरेशन पोलो के तहत हमने हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया।
भारत में विलय करवा लिया ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो आपको याद रखना है, ऑपरेशन पोलो, पोलो के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय हुआ 17 सितंबर 1948। और हाल ही में सरकार ने घोषणा की 17 सितंबर को क्या मनाएंगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। अच्छा, ऑपरेशन पोलो क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया पोलो एक खेल है और उस वक्त पोलो के लिए बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड कहाँ पर थे, हैदराबाद में थे। मैंने आपसे कहा ही हैदराबाद बड़ी अमीर रियासत थी। अभी आज तक उसके खजाने को लेकर के, उसके जो राजशाही के जो पैसे थे उसको लेकर के आज तक तनातनी मची हुई भारत पाकिस्तान में केस चल रहा है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो, इसको ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है, कैटरपिलर। इस चीज़ को भी याद रखना, ये तथ्य कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑपरेशन कैटरपिलर। बहुत डिटेल में हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में भी आजकल डिटेल में ही आ रहा है। चलो, इस तरीके से हमने देख लिया ऑपरेशन कैटरपिलर। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। इनका जिक्र हो चुका है, बेनेगल नरसिंह राव। जब मैं एम एन राव बता रहा था, राय बता रहा था, तो इन्हीं के बारे में बेनेगल राव की बात हो गई थी। इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट संविधान का जो है बनाकर इन्होंने दे दिया था संविधान प्रारूप समिति को, उसे इसके हिसाब से उसमें बहस हो रही थी। तो अगर कोई पूछे कि संविधान का एक पूरा का मतलब एक सैंपल जो है, एक सैंपल जो इन्होंने बना करके दे दिया था कि इसको प्रारूप समिति को या मसौदा समिति को, उसके बाद वहीं से बहस शुरू होती है, उस पर चर्चा शुरू होती है। तो बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव, ठीक है। और एम एन राय कौन थे, एम एन राय जिन्होंने 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। ये कम्युनिस्ट थे, ठीक है, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में पहली बार ये पहुंचे थे, पहले भारतीय थे जो पहुंचे थे एज ए पर मेंबर के रूप में, ठीक है। और इनकी एक पत्रिका जिसका नाम था वैंगार्ड, क्या नाम था, वैंगार्ड। 1939 में ये घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। किसने कहा था, गांधी जी ने 1939 में कहा कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं से अगर आपको सही से हटना है, निकलना है, तो एकमात्र तरीका क्या है, संविधान सभा। सही बात है, समझ, वो सही इलाज तो था, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ जाए, जिन्ना जैसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जिद पर अड़ जाए, तो खून खराबा होगा ही। मैं कह रहा हूँ कि क्या उखाड़ लिया नया देश पाकिस्तान बना करके, मुस्लिम बहुल आपने अपने महत्वाकांक्षा के लिए बनाया, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो कट्टरता हर धर्म में खतरनाक होती है। चलिए आगे देखते हैं। 1939 की बात आई। 1939 में आपको मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939 जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर। जर्मनी ने अटैक किया, हिटलर वाला पोलैंड पर अटैक किया। यहीं से होती है शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है ना, यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की। अब इस विश्व युद्ध में चलो भाई, ब्रिटेन तो हिस्सा लिया ही, लेकिन ब्रिटेन के साथ उसने भारत की भी बलि दे दी, ठीक है ना। लिनलिथगो उस वक्त था ये वायसरॉय। इसने घोषणा की कि भारत भी इसमें पक्षकार है। बड़े भैया, भारत के प्रांतों में 8 प्रांतों में 7 प्रांतों में लगभग जो है कांग्रेस की सरकार है, और आपने बिना उनसे पूछे, बिना कांग्रेसियों से पूछे, बिना कोई मीटिंग किए आपने भारत को पक्षकार कैसे बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए कांग्रेस हो गई गुस्सा, और 22 अक्टूबर को कांग्रेस के प्रांतों ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया इसी के विरोध में। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो जिन्ना जो थे वो बड़े खुश हो गए। जिन्ना बड़े खुश होने कहा कि भले भले, अच्छा हुआ इस्तीफा दे दिए, ठीक। और उसके बाद फिर क्या मनाया, मुक्ति दिवस। 2 दिसंबर को जिन्ना ने सबसे कहा कि हम मनाएंगे 22 दिसंबर 1939 को क्या, मुक्ति दिवस। क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्ति दिवस कब मनाया मुस्लिम लीग ने, तो 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, ठीक, मुस्लिम लीग ने मनाया, ठीक। क्यों मनाया, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया था अलग अलग प्रांतों से जो जीत करके आए थे 1937 के चुनाव में, ठीक। और इस मुक्ति दिवस में अंबेडकर और कई सारी पार्टियों ने, यहाँ तक कि दक्षिण भारत की पार्टी थी, पेरियार की पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उसने भी किसका साथ दिया था, मुस्लिम लीग का साथ दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है।
से बता दी। और 1947 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, 45 के आसपास जाकर ख़त्म होता है। और ख़त्म कब होता है? जब जापान ने सरेंडर कर दिया। तो 15 अगस्त 1945, ये ऑफिशियल डेट नहीं ख़त्म होने की, लेकिन 15 अगस्त मुझे बताना था आपको कि देश को 15 अगस्त को ये आज़ादी क्यों दी गई। क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने ब्रिटेन के समक्ष सरेंडर किया था, मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, 15 अगस्त 1945। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। तो जाहिर सी बात है, अगर मज़ा नहीं आ रहा होगा तो आपको ओपन लग रही होगी, बोरिंग फील हो रहा होगा, वीडियो हो रही है लंबी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में मिलने जा रहे हैं, इसलिए मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए और एग्जाम में ढंग से क्वेश्चन करिए, नंबर लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, जॉब पाइए, पैसा लीजिए हर महीने सैलरी। चलिए, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन बता चुका हूँ, 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। 24 मार्च 1946 को भारत में आया। ठीक है, किसने भेजा था? इटली ने भेजा था। ठीक है ना, इटली। ठीक है ना। संविधान से निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सारी किताबों में, यहाँ तक कि लूसेंट वाली किताब में भी पहले हो सकता है अपडेट हुआ हो, उसमें भी क्या दे दिया गया इनको बताया गया कि तो क्या थे, ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, जो कि गलत है। ठीक है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को बता चुका हूँ। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय कितना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी बता चुका हूँ, लगभग 3 वर्ष। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, न तो बहुत कठोर है न तो बहुत लचीला है, किसने कहा था? KC वीयर। ये KC वीयर भैया वही जिन्होंने कहा था भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद नहीं कहा था इन्होंने कहा था अर्ध संघवाद। ठीक है ना। क्वासी फेडरल ने कहा था। सहकारी किसने कहा था? सहकारी कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सहकारी कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि तो सहकारी संघवाद है, और KC वीयर ने कहा था अर्धसंघ। ठीक है ना, अर्धसंघीय कहा था इसको। अर्धसंघी किसने कहा था? KC वीयर ने। क्वासी फेडरल। तो एक बार दोबारा से चीज को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में गलती हुई है। देखिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो अधिक न तो बहुत कठोर न तो बहुत लचीला है, या तो है भी, तो इसके दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। किसने कहा था? KC वीयर ने। KC वीयर ने कहा कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय। ठीक है, अर्धसंघीय, इस चीज को ध्यान देना है। ने कहा था, KC वीयर ने कहा था, इन्होंने ये भी कहा कि न तो अधिक कठोर है न तो अधिक लचीला, इसके मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। लेकिन एक व्यक्ति थे ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये सहकारी संघवाद है। क्या है? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद वाली बात किसने की थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने की थी, इसको याद रखना, ऑस्टिन। ठीक, आगे इनकी किताब है कॉर्नरस्टोन के नाम से। इनकी किताब है कॉर्नरस्टोन पॉलिटिक्स के नाम से। इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको पूरी किताब का नाम, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है, कॉर्नरस्टोन वाली बात की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब एग्जाम में आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी किताब। किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए, इन्हीं किताब ध्यान रखना। बड़ी किताब का बड़ा नाम इसलिए खाली इसी वर्ड को है, कॉर्नर स्टोन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या कहते? सहकारी संघवाद वाली बात भी किसने की थी? ऑस्टिन ने। और इन्हीं की किताब थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। याद रखना इस चीज को। KC वीयर ने क्या कहा? अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, KC वीयर।
और इन्होंने अर्धसंघीय कहा था, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। किसने? केसीवीएन ने। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, स्वतंत्र भारत का संविधान, वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बने और ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, क्योंकि संविधान सभा जो बनाई गई थी उसका जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे उसमें लोग। ठीक है, याद रखना, प्रत्यक्ष नहीं चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। इसीलिए कभी कभी इसको लेकर के भी विवाद होता है कि संविधान सभा जो बनी थी वो तो खुद अप्रत्यक्ष के लोगों से मत बनी हुई थी। ठीक है ना, अब वहाँ पे तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ ही नहीं था। लेकिन मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत का जो आपका वो है संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। तो ये बात कही थी नेहरू ने। वयस्क मताधिकार वाली बात हमारे यहाँ अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 18 या 18 साल से अधिक है, 18+ है, वो क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। ठीक है, उसको सभी के वोट एक समान है, वोट डालने का उसको अधिकार है। ठीक है ना। जब देश आज़ाद हुआ था तो जो वोटिंग की उम्र थी वो 21 थी, 21 या 21 से अधिक। लेकिन 21 या 1 से कम करके 18 किया गया कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 और लागू कब हुआ? 1989 से। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अच्छा, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7 लोग। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति भी कहेंगे। इसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति इसने अपना काम कब से शुरू किया? 29 अगस्त 1947 से शुरू किया। अच्छा, इसमें कितने लोग थे? इनको अम्बेडकर को मिला के कितने लोग थे? 7 लोग, यानी 6+1। 6+1 मसौदा समिति में कितने लोग थे? 7 लोग थे। इस चीज़ को याद रखना है। एकमात्र कांग्रेसी जो मसौदा समिति में, उनका नाम था के मुंशी। मुंशी वही है जिन्होंने प्रस्तावों को क्या कहा है? प्रस्तावों को कहा था, मुंशी नहीं, प्रस्तावों को क्या कहा था? जन्मपत्री। जन्मपत्री। ठीक है। अच्छा, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? आत्मा कहा था। नानी बाल्कीवाला ने क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। अर्नेस्ट बारकर ने भी वही कहा, आइडेंटिटी कार्ड। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? आपके दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने। भारत में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। चुनाव में 208 कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग जीती थी और 15 पर अन्य थे। 15 पर अन्य थे। ठीक है, चलिए, हम चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। इस चीज का ध्यान, 10 लाख पर एक व्यक्ति वाली बात हुई थी यहाँ पर। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष, भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। इस चीज को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने किए थे। यही 12वां अधिवेशन भी माना जाता है 24 जनवरी को। और क्या हुआ था? राष्ट्रगान हमने अडॉप्ट किया था, राष्ट्रगीत अडॉप्ट किया था और राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 24 जनवरी को। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। 10वां अधिवेशन कब है? इंपॉर्टेंट है, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। देखिए यहाँ पे क्या दिखा? दिसंबर 1947, मतलब देश आज़ाद हो चुका है, बंटवारा हो चुका है। शुरुआत में बात हुई थी कि हम कितने लोग होंगे? 389, लेकिन ये बंटवारे के बाद कितना हो गया? 299। ठीक, चलिए, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन है। ऑस्टिन का बता चुका हूँ। फिर ये वाला स्टेटमेंट भी हो चुका है, मताधिकार वाली बात, वयस्क मताधिकार वाली बात नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य कौन थे? के मुंशी। यहाँ पे ऑप्शन रहा होगा, उसमें के मुंशी होंगे। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7। अम्बेडकर को लेकर के 7, 6+1। ठीक है। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? 7, ये बता चुका हूँ। 6+1, एक अम्बेडकर को लेकर के 7। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति जो है ये बनी थी। अच्छा, संविधान सभा के चुनाव कब किए हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, आपको बता चुका हूँ। किसके? कैबिनेट मिशन के हिसाब से। ठीक, और चुनाव में 208 कांग्रेस
और 73 मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी और 15 सीटें अन्य के खाते में थी। ठीक है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर का मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। हस्ताक्षर कब किया था? 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया था। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने। 15 महिलाएं थी। और यही जो 24 जनवरी वाला दिन है, इसी को माना जाता है 12वां अधिवेशन। 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, सब कुछ राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। बता चुका हूँ पहले इस चीज को डिटेल में। आगे देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 24 जनवरी को। राष्ट्रगान यानी जनगण मन। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था कब? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक कुल प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। मैंने आपसे कह चुका हूँ शुरुआत में ये फैसला हुआ था कि 389 होंगे टोटल। 292 प्लस 4 प्लस 93। ये कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, वीडियो एक बार दोबारा देखिए। अब ये 299 कब रह गए? जब 299 कहाँ से आए? 229 प्लस 70 से आए। देखो भैया ऐसा है, जो ये 70 लोग ये कौन है? ये देसी रियासत के लोग हैं। और 229 कहाँ से आए? ब्रिटिश प्रांत वाले लोग हैं। ब्रिटिश प्रांतों से 229 आए। लेकिन ये तस्वीर कब की है? जब देश बंटवारा हो चुका था तब। यहाँ इसलिए कहा गया दिसंबर 1947 तक। जानकारी के अनुसार कितने रह गए थे? 299। ठीक, यानी अंतिम रूप से जो संविधान सभा थी, भारतीय संविधान सभा, उसमें कितने लोग थे? 299। ठीक, और 284 ने क्या किया था? साइन किया था 24 जनवरी 1950 को। 15 क्या थी? महिलाएं थी। ये भी याद रखना है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में, देखिए मैंने आपसे कहा था कि संविधान सभा जो है ये अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी और एक तरफ संविधान बनाने का भी काम कर रही थी। तो इसे अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 1950 में। मतलब कि जब इसका काम था संविधान बनाना, जब वो काम खत्म हो गया तो संविधान सभा को कर दिया गया भंग। ठीक, और उसके बाद ये अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित कर दी गई, तब तक के लिए जब तक कि चुनाव नहीं होता। ठीक, अब कुछ लोगों ने कहा कि सर अच्छा ही बताइए, बहुत लोग कहते हैं कि पटेल को पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? देखो भैया, पटेल की डेथ हो गई थी 1948 में और पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, तो जिस जब चुनाव पहली विधानसभा लोकसभा चुनाव हो रही थी, आम चुनाव हो रहे थे, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल थे ही नहीं। ठीक, तो इसलिए व्हाट्सएप का ज्ञान जो है मत लीजिए, किताबों को पढ़िए। आगे देखते हैं। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 वाली बात बता चुका हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी कहाँ? दिल्ली में। इसको बता चुका हूँ कहाँ पर। डेट क्या था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, बाकी आपको पता है, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। भारत की संविधान सभा की हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? बी पट्टाभी सीतारमैया। भैया ये सीतारमैया कौन है? 1939 याद करिए। त्रिपुरी याद करिए। त्रिपुरी पता है कहाँ है? त्रिपुरी है जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो त्रिपुरी जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी उसमें आपको पता होगा 1938 में फैज हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। नॉट हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा कहाँ है भैया? ये है सूरत में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ और चुनाव में कौन जीत गया? सुभाष चंद्र बोस। ये पट्टाभी सीतारमैया ये महात्मा गांधी के समझ लीजिए बड़े लॉयल थे, ये उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। ये गांधी तो खुद चुनाव लड़े नहीं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनते हैं 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में? ये सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। जीतने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहे थे और इसी में पट्टाभी सीतारमैया की को हारने के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ये हार गए और नेहरू सुभाष चंद्र बोस जीत गए चुनाव में और वो अधिवेशन के अध्यक्ष भी बन गए, परंतु काम नहीं कर पा रहे थे, तालमेल नहीं बन पा रहा था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन उनके इस्तीफे के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। इस चीज को याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को। और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे करके क्या बनाया? मई 1939 में क्या बनाया?
बनाया उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी, उसको बनाई। कहाँ बनाए थे भैया? ये बनाए थे उन्नाव। उन्नाव पता है आपको? उन्नाव आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला जो कानपुर के पास है, लखनऊ से कानपुर के बीच में, वहाँ ने बनाया था उन्नाव में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया क्या थे? ये आपके संविधान सभा की जो हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है, कांग्रेसी थे ये, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास भी लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? ये थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा है प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो प्राकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। आपको पता होगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, ये भी यही थे, गुजरात से थे ये। और उसके बाद फिर जो है, मैंने आपसे कहा था केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी यही थे 1946-47 में। बाद में लोकसभा के भी अध्यक्ष बनते हैं। बहुत सारी बातें इनके बारे में आप पढ़ चुके हो। गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। आप कमेंट सेक्शन में बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन? B.R. अम्बेडकर, इसको मैं बता चुका हूँ। भारत के पहले गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनके बारे में बहुत कुछ फैक्ट है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी थे। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है, बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। सरदार इनको किसने कहा? बारदोली की महिलाओं ने इनको क्या कहा था? सरदार। बारदोली की महिलाओं ने क्या कहा था? सरदार कहा था। देखिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। इन्हीं की वजह से सत्याग्रह सफल हुआ था। बारदोली कहाँ पर है? बारदोली कहाँ पर है? सूरत में, ठीक है ना, सूरत तालुका, सूरत में एक तालुका है बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह में इनका हाथ था। तो वहाँ की महिलाओं ने क्या कहा? इनको सरदार कहा। अगर ऑप्शन में महिलाएं न मिले तो गांधी जी आप टिक कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। भैया रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, तो बलदेव सिंह, ठीक है ना, बल होगा तभी रक्षा करेंगे। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ से सांसद हैं? लोकसभा सांसद लखनऊ से, लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे है। चलिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी पहली बैठक की अध्यक्षता। कहाँ से थे भैया? ये बिहार से थे। ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष भी यही थे। और इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था सर्च लाइट। क्या नाम था? सर्च लाइट, ठीक है। अच्छा, बिहार में कहाँ से थे भैया? ये बिहार के थे, ये आरा जिले के। आरा जहाँ पर आयरन देवी मंदिर है, और आरा जिले का मुख्यालय क्या है? भोजपुर, ठीक है, भोजपुर। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946। 9 दिसंबर बोल दो ना भैया, 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। सर्च लाइट इनकी पत्रिका थी, बिहार के थे, भोजपुर आरा के, ठीक है। चलिए, फिर प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? प्रांतीय, जब भी प्रांतीय नाम, मैंने आपसे कहा था अगर संघीय नाम आए तो क्या लिख करोगे? नेहरू। लेकिन अगर प्रांतीय आ जाए, राज्यों की समिति आ जाए, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था, प्रसारण मंत्री ये बनाए गए थे। और इनको भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, ठीक है, कहा जाता है। और इनको सरदार किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं को क्या कहा था? सरदार कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हाँ की थी। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था अधिवेशन। कराची है जो पाकिस्तान में, वहाँ अधिवेशन हुआ था 1931 में। और ये कराची अधिवेशन वही अधिवेशन है जहाँ पर गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि 5 मार्च 1931 को हो गया था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 को, ठीक है। इसी गांधी इरविन पैक्ट में
मतलब कि गांधी जी जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने में असफल रहे। इसीलिए इसी विरोध में इनके ऊपर क्या दिखाया गया था, काले झंडे। ठीक है ना। तो वल्लभ भाई पटेल किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कराची अधिवेशन 1931 के। आगे देख लेते हैं 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे, अम्मू स्वामीनाथन, ये अध्यक्ष बनी थी 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। मद्रास आपको कल मैंने बताया कि 1969 में जो है मद्रास का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, चेन्नई, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, मद्रास राज्य का नाम बदल क्या कर तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और चेन्नई नाम कब आया, चेन्नई नाम आया था 1996 में। चेन्नई नाम कट गया 1996 में। ठीक है। आगे देख लेते हैं पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, तो 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, आपको पता है। और 208 कांग्रेस जीती थी, 73 जीती थी मुस्लिम लीग, 15 अन्य के खाते में गए थे। ठीक, इस तरीके से चैप्टर खत्म हुआ। बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। आप प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार देखिए, और अगला वीडियो कल आएगा। आप आराम से 2-3 बार वीडियो देखिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ से मिलने जा रहे हैं। और प्रयास करिए अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करने का, और सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को लाइक करने का। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन